जय हिंद। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, तो राजस्थान जीके की इस चैप्टर को मैं आपका दोस्त रोहित राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पर साथियों फ्री लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, आप सभी जुड़ना ना भूलें हमारे राजस्थान पशु परिचय की इस क्लास में, जो कि 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यह आपके 1, 2, 3 दिसंबर को होने वाला आयोजित पेपर, इसमें इस क्लास से अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो आप इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो आप इस क्लास को मिस नहीं करें और लास्ट से शुरू से एंड तक जरूर देखें साथियों। तो आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है हमेशा, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इस आर स्टडी के माध्यम से। आपके लिए मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहूँगा। तो आज का अपना प्रथम प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एग्जाम में बहुत सारे मेरे मित्र ये गलती कर देते हैं कि एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है और हम क्या लगा देते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बिल्कुल साथियों। क्या पूछा गया है? नहीं। और बहुत से साथी क्या करते हैं कि इस नहीं वाले चैप्टर को नहीं देखते हैं और बाद में गलती कर जाते हैं। तो बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये राजस्थान के लोक संतों में से लिया हुआ प्रश्न साथियों, शाखा और संस्थापक से पूछा गया है। क्या नागा शाखा के सुंदरदास जी ने संस्थापक हैं, या खालसा शाखा के गरीबदास जी हैं, रेण शाखा के संत हरिराम दास जी हैं, या खेड़ापा शाखा के संत रामदास जी हैं? बताइए साथियों, क्या आंसर का उत्तर होने वाला है? बिल्कुल साथियों, सही बताइए बहुत सारे साथियों ने कि रेण शाखा के संस्थापक संत हरि रामदास जी नहीं होंगे, और तीनों अपने ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न होने वाला है, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि स्लाइड पर अपना सेकंड प्रश्न आ चुका है। निम्न में से वह लोग संत जिन्हें मिलने के लिए दारा शिकोह स्वयं आया था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और एग्जाम 2018 में रीड में आया हुआ प्रश्न है साथियों। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्न में से वह लोग संत जिन्हें मिलने के लिए दारा शिकोह स्वयं आया था। क्या जसनाथ जी है, क्या लालदास जी है, जसनाथ जी है या लालदास जी है, या जाम्बो जी है, या नवलदास जी है? बताइए साथियों, क्या उत्तर होने वाला है हमारा? हमारे प्रश्न का उत्तर होने वाला साथियों संत लालदास जी महाराज। बिल्कुल, बहुत अच्छे साथियों ने एक प्रश्न का जवाब दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना आज का तीसरा प्रश्न, राजस्थान के वह लोक संत जो आजीवन दूल्हे की वेश में रहे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है साथियों। बताइए क्या उत्तर होने वाला है। दादू दयाल जी है, या रज्जब जी है, सुंदरदास जी है, या गरीबदास जी है? अच्छा प्रश्न है साथियों, कमेंट करिए और आपका उत्तर बताइए। इसका आंसर हम देखते हैं साथियों। तो इसका आंसर बी होने वाला है, रज्जब जी। रज्जब जी के लिए दादू दयाल जी ने एक दोहा भी कहा था कि रज्जब तूने गजब कियो, सिर पर बांधा मोड़, आया तातू हरि भजन को, कर रहा नरक की ठोड़। साथियों, यह एक दादू दयाल जी ने ये दोहा जब बोला था जब रज्जब जी शादी के फेरे लेने के लिए अपनी बारात को लेकर जा रहे थे। तब दादू दयाल जी की रास्ते में मुलाकात हुई। वो उस समय रज्जब जी को दादू दयाल जी द्वारा यह दुआ बोला गया था कि रज्जब तेने गजब कियो, सिर पर बांधा मोड़, रज्जब तेने गजब कियो, सिर पर बांधा मोड़, आया था तू हरि भजन को, कर रहा नर की ठोड़। साथियों, ये दुआ दादू दयाल जी द्वारा कहा गया था। तो रज्जब जी ने उसी समय ऐसा उनको ज्ञान मिला उस दोहे से कि ये अपनी बारात को छोड़कर स्वयं दादू दयाल जी के साथ चल दिए। तो उसी समय से रज्जब जी ने आजीवन दूल्हे की वेश में ही अपना जीवन व्यतीत किया है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न, दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बताइए साथियों।
बहुत प्यारा अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे मित्र इसमें गलत मात खा जाएंगे, पर अच्छा प्रश्न है। बताइए, क्या आमेर है? दादू दयाल जी ने आमेर में अपना प्रथम उपदेश दिया था, या सांबर है, नरेना है, या भरेना की पहाड़ी है? साथियों बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो मैं साथियों इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर हमारे बी होने वाला है। सांबर में दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बिल्कुल अपना प्रश्न बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात दादू पंत का अगला उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है। किसे बनाया गया था दादू दयाल जी का अगला उत्तराधिकारी? बताइए क्या आंसर का जवाब, प्रश्न का जवाब होने वाला है। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब गरीबदास जी होगा। साथियों क्या होगा? गरीबदास जी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न था, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांच के टुकड़ों पर चलना, तलवार की धार पर चलना किस नृत्य की विशेषता है? वाह, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बताइए क्या आंसर होने वाला है। अपना प्रथम ऑप्शन होने वाला है क्या भवाई, बी नंबर का चरकुला, सी नंबर वाला घुड़ला, या डी नंबर वाला तेहरा ताली? बताइए साथियों क्या आंसर होने वाला है। कांच के टुकड़ों पर चलना और तलवार की धार पर चलना किस नृत्य की विशेषता है? बताइए क्या उत्तर होने वाला है। साथियों हमारा बी आंसर इसका होने वाला है भवाई नृत्य, जो कि अपने सिर पर मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है साथियों। क्या साथियों? अपने सर पर नृत्य किया जाता है मटकों को रखकर, जिसमें अस्मिता कला द्वारा 110 मटके रखकर स्वयं वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर नृत्य के समय पैरों पर बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को क्या कहा जाता है? वाह, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम 2015 में राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को क्या कहा जाता है? रमजोल कहा जाता है, या खंजरी कहा जाता है, पुंगी है, या चिमटा है? बताइए क्या आंसर होने वाला है साथियों। बिल्कुल अच्छी बात, अच्छा प्रश्न है। बताइए। तो इसका साथियों ए नंबर का आंसर होने वाला है ए, रमजोल। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? बहुत से साथी अपना इस प्रश्न में मात खा जाएंगे, तो प्रश्न अच्छा है साथियों। बताइए क्या नेजा है, गौरी है, हाथी मना है, या गेर है? बताइए भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होने वाला है साथियों हमारा बी, बिल्कुल हाथी मना इसका आंसर होने वाला है। जो बहुत से साथी इसमें शहीद हो गए होंगे प्रश्न का जवाब देकर। बिल्कुल अपना आज का 8वें नंबर के प्रश्न का जवाब सी होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह लोक नृत्य जिसमें महिलाएं पांव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है, क्या बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। एग्जाम का ट्रेंड देखते हुए मैं साथियों आपके लिए ये प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि राजस्थान की बहुत कम कोचिंगों पर ये प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लास लेकर आऊँगा साथियों। तो बताइए राजस्थान का वह लोक नृत्य जिसमें महिलाएं पाँव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है, क्या ढोल नृत्य है, या मयूर नृत्य है, खारी नृत्य है, या लूम्बर नृत्य है? साथियों मैं ढोल नृत्य की बात करूं तो यह जालोर सांचौर का प्रसिद्ध है, और राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है साथियों ढोल नृत्य, जो कि थाकना शैली में बजाया जाता है, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल साथियों। साथियों हमारे पास क्या है कि समय का अभाव है, इस कारण से हम आपको चारों ऑप्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते।
पर हम फिर भी अपने आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपना 9वें नंबर के प्रश्न का जवाब का होने वाला है लूम्बर साथियों। इसका आंसर लूम्बर होने वाला है, जो कि डी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है साथियों कि किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है। क्या आंसर है प्रश्न है अपना, किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। या कच्ची घोड़ी से है, या भवाई से है, तेहरा ताली से है, या चक्री नृत्य से है। एग्जाम में बहुत सी बार, अनगिनत बार आया हुआ प्रश्न है, तो कोई भी साथी इसे गलत ना करें। इसका आंसर होने वाला है चरी नृत्य, बिल्कुल, जो कि गुज्जर समाज की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैं साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करूं तो इस शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि झांझ नामक लोक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके दो प्रसिद्ध कलाकार हैं, छावर लाल गहलोत और गोविंद पारिक साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। और भवाई नृत्य मैंने अभी बताया था, जो कि सिर पर मटकों के साथ रखकर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य की बात करें तो ये कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है साथियों। अपने 11वें नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य घेर किस अवसर पर किया जाता है। क्या है साथियों, प्रश्न फिर से सुनिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य घेर किस अवसर पर किया जाता है। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। तो बताइए साथियों, घेर कब किया जाता है। क्या विवाह के समय, होली के समय, दीपावली पर, या धार्मिक अवसरों के समय। साथियों मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बताता हूँ। तो यह होली के समय किया जाता है। इस समय, होली के समय, बिल्कुल। इसका आंसर बी होने वाला है। क्या होने वाला है, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाह क्या बात है साथियों, कितना अच्छा प्रश्न आया है। एग्जाम 2023 में राजस्थान बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न साथियों। बिनोटा क्या है। क्या गोटे के प्रकार है, चप्पल के प्रकार है, या ओढ़नी के प्रकार है, या दूल्हे दुल्हन की जूतियों के प्रकार है साथियों। बताइए क्या आंसर होने वाला है कि बिनोटा क्या है। बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है और राजस्थान की 2023 के बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होने वाला है डी साथियों, दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ। बिल्कुल, दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध साथियों। क्या सोजत पाली की, या फालना की, मंडोर की, या कैथुन कोटा की साथियों। बताइए, अच्छा प्रश्न है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि फालना साथियों पाली में स्थित है, जो कि अपने छातों के लिए प्रसिद्ध है। और मंडोर मंडोर जो कि जोधपुर में स्थित है साथियों। मंडोर की छत्रियाँ अति प्रसिद्ध है मारवाड़ शासकों की। और कैथुन कोटा की आपको कैसे पता नहीं होगा साथियों। कैथुन कोटा की तो साड़ियाँ प्रसिद्ध है। क्या है, साड़ियाँ, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है साथियों, क्या, सोजत पाली। बिल्कुल, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीड़ का पोमचा, काला पोमचा प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है। या जयपुर शहर का, या जोधपुर शहर का, बाड़मेर का, या हाड़ौती का। बताइए क्या आंसर होने वाला है। बताइए साथियों, बताइए साथियों क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर डी होगा साथियों, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है चीड़ का पोमचा या काला पोमचा। बिल्कुल साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होने वाला है कि चीड़ का पोमचा या काला पोमचा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 15 नंबर का प्रश्न साथियों, वस्त्र रंगने की मलियागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। क्या बात है साथियों, 2014 का प्रश्न है राजस्थान पुलिस का कि वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। क्या भूरा रंग है, काला है, नीला है, या पीला है। बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो मैं साथियों इस प्रश्न का आपको जवाब बता देता हूँ
कि इसका आंसर ए होने वाला है साथियों, भूरा रंग। क्या साथियों? भूरा रंग, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न था। भूरा रंग होने वाला है, तो अपना ए आंसर। अगले प्रश्न की ओर, 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत में शारदा एक्ट कब लागू किया गया? क्या बात है साथियों, अच्छे से अच्छे बढ़कर मैं एग्जाम के पैटर्न को देखकर आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप प्रश्नों को देखना ना भूलें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को ना छोड़िए, क्योंकि यह बिल्कुल क्रीम ही क्रीम लेकर आया हूँ साथियों। पूरी चाच को मैं छोड़ आया हूँ बाहर ही। तो आप बिल्कुल सारे एमसीक्यू देखिए और आपका कैसे सिलेक्शन नहीं होता है फिर कहिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब बताइए कि क्या होने वाला है। क्या 1 जुलाई 1961 है, या 1 अप्रैल 1930, 27 जुलाई 1856, या 10 जनवरी 2007? बताइए साथियों, क्या आंसर होने वाला है। साथियों, इसका आंसर होने वाला है 1 अप्रैल 1930 में शारदा एक्ट लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 17 नंबर का प्रश्न। मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाने और एक दूसरे को प्रदान की जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाने और एक दूसरे को प्रदान की जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? क्या आना प्रथा, या रियाण प्रथा, चारी प्रथा, या दापा प्रथा? बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है। एग्जाम को ट्रेंड को देखते हुए ये प्रश्न मैं लाया हूँ आपके लिए। बताइए, इसका आंसर होने वाला है बी, रियाण प्रथा। बिल्कुल, ये रियाण प्रथा साथियों अफीम गलाने और एक दूसरे को प्रदान की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जलवा पूजन या कुआ पूजन कहा जाता था? बिल्कुल, बताइए क्या आंसर होने वाला है। जलवा पूजन या कुआ पूजन किसे कहा जाता था? यह राजस्थान के रीति रिवाजों से आया हुआ प्रश्न है, तो इसका प्रश्न का आंसर होने वाला निष्क्रमण संस्कार। बिल्कुल साथियों, क्या होने वाला है? निष्क्रमण संस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 19वें नंबर का प्रश्न है साथियों। यौवन अवस्था में पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाना वो कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता था? क्या प्रश्न है। यौवन अवस्था में अपनी पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाना कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है? या अन्नप्राशन है, या उपनयन संस्कार है, केशांत संस्कार है, या विद्यारंभ संस्कार है साथियों? बहुत अच्छा, और प्रश्न के अंदर ही अपना उत्तर छिपा हुआ है। तो आप देखिए कि इसका आंसर केशांत होने वाला है। केश किसे कहते हैं? अपने बालों को। और यहाँ क्या बोला गया है? दाढ़ी और मूंछ, मतलब कि अपने बाल कटवाने के बारे में बताया हुआ है। तो अपना आंसर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 20वें नंबर का प्रश्न है कि नवनिर्मित मकान के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता था? बिल्कुल, बताइए, नवनिर्मित मकान के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, क्या स्नेह भोज कहा जाता था, कलेवा कहा जाता था, नागल कहा जाता था, या प्रतिभोज कहा जाता था? क्या बात है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नवनिर्मित मकान के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? क्या स्नेह भोज, कलेवा, नागल, या प्रतिभोज? साथियों, तो इस प्रश्न की बात करें हम, तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारे कलेवा। क्या होने वाला है? कलेवा। बिल्कुल, इसका आंसर होने वाला है कलेवा। तो आंसर बी। क्या है? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 21 नाम प्रश्न आ गया है। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? क्या बात है साथियों, बहुत से साथी आपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे साथियों, पर कोई बात नहीं साथियों, आप एक बार इन प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद आप कैसे इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे वो फिर देखेंगे। तो आप इन प्रश्नों को पहली बार देख रहे हैं, पर यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं
कि ये प्रश्न मैं आपके लिए बहुत सारी पुस्तकों को पढ़कर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी का उठाने का कार्य करते हैं? सिरवी जाति है, कहार जाति है, बंजारा है या मिरासी जाति है? साथियों, इस प्रश्न का जवाब होने वाला है कहार जाति। क्या होने वाला है? कहार जाति। बिल्कुल, कहार जाति इसका जवाब होने वाला है। आज का अपना बी नंबर का सवाल, बिल्कुल बी नंबर का सवाल, बी जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? क्या बात है साथियों, ग्रामीण परिवेश से आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है या कलेवा, भात या राब? बिल्कुल, मेरे बहुत से साथी इसका सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर राब होने वाला है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है? साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह आर साथियों आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। क्या? आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है, आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। क्या कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखे जाना, या विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलने एकादशी की पूजा? साथियों बताइए, तो आणव प्रथा को किस और दो नामों से भी जाना जाता है? तो इसे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही साथियों आणव कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों आणा प्रथा को गोणा प्रथा या मुकलावा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला, सीटने, कामण या बरी पड़ला? क्या प्रश्न पूछा हुआ साथियों, फिर से पढ़कर अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को भी देख लिया हमने अगली बार कि इस रस्म को सामेला कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत सी बार ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसको ध्यान रखिएगा साथियों, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, फिर से मैं बता रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाह क्या बात है, हर्षित माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है। क्या नागर शैली में बना हुआ है? क्या नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, पंचायत शैली में या गुज्जर प्रतिहार शैली में? साथियों मैं बता दूं आपको कि हर्षद माता का मंदिर रेवा सीकर में है साथियों। कहाँ है? सीकर में। सीकर में बहुत ही अच्छा हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो यह मंदिर एक दर्शनीय स्थल है साथियों। क्या है? दर्शनीय स्थल, बिल्कुल। तो इसका अपना उत्तर क्या होने वाला है? गुज्जर प्रतिहार साथियों। क्या होगा? गुज्जर प्रतिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 26वें नंबर का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोमपुरा शैली का संबंध किससे है साथियों? क्या है प्रश्न? सोमपुरा शैली का संबंध है क्या स्थापत्य कला से है, रीति रिवाज से है, प्रथाएं से है या वेशभूषा से है? बताइए साथियों क्या उत्तर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इसका उत्तर ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ए, स्थापत्य कला। जी बिल्कुल, इसका आंसर होने वाला है ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न स्लाइड पर आ गया है और आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने अपने कोयलमाला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? अच्छा प्रश्न है साथियों, बताइए क्या 12 भाषाओं का वर्णन किया है,
16 भाषा, 18 भाषा या 24 भाषा? तो साथियों इसका आंसर होने वाला है 18 भाषा। कितना? 18 भाषाओं का कोलेमाला ग्रंथ में उपयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम किसके द्वारा वैज्ञानिक विभाजन किया गया है? क्या प्रश्न है? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम किसके द्वारा वैज्ञानिक विभाजन किया गया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन द्वारा, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया द्वारा, मोतीलाल मेनारिया द्वारा या महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा? साथियों बहुत से साथी इस प्रश्न में भी मिस्टेक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न क्या पूछा हुआ है। तो साथियों कि पूछा है कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन पूछा है। क्या पूछा है? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊं साथियों, तो इसका उत्तर पुरुषोत्तम लाल मेनारिया होगा। क्या है साथियों? पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, बिल्कुल बी आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? क्या है प्रश्न? राजस्थानी भाषा का प्रथम प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है साथियों? बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर होगा भारतेश्वर बाहुबली। बिल्कुल भारतेश्वर बाहुबली राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी मुंडिया के लेखक कौन है? बताइए। अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न EORO 2024-22 में पूछा हुआ था। बताइए क्या उत्तर होने वाला है। महाजनी लिपि से प्रश्न पूछा हुआ है साथियों। बताइए क्या टोडरमल होगा या अकबर होंगे या ब्रजसेन सूरी होंगे या हीरानंद होंगे? बताइए साथियों क्या उत्तर होने वाला है। बिल्कुल इसका आंसर की बात करें साथियों तो इसका आंसर टोडरमल होगा, जो राजस्थानी भाषा की महाजनी मुंडिया लेखक लिपि के लेखक है। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 31वें नंबर का प्रश्न है साथियों। राजस्थान की वह बोली जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है? क्या बात है साथियों, अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान की वह बोली जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, क्या हाड़ौती होने वाली है, मारवाड़ी है या ढूंढाड़ी है या मालवी है? बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो मैं आपको आंसर की बात करूं तो यह मारवाड़ी बोली साथियों के राजस्थान की सर्वाधिक बोलियों में बोली जाती है। तो अपना आंसर आज बी होने वाला है। बिल्कुल बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरचौल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या साथियों नागरचौल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? टोंक अजमेर, टोंक जयपुर शहर, टोंक सवाई माधोपुर, टोंक अलवर? साथियों इन चारों ऑप्शन से हमें पता तो चल गया है कि सारे प्रश्नों में टोंक तो आएगा ही आएगा, तो उसके साथ कौन आएगा? बिल्कुल तो अजमेर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, अलवर भी नहीं होगा, सवाई माधोपुर होगा। क्या होगा साथियों? सवाई माधोपुर। बिल्कुल तो अपने प्रश्न का आंसर है सी। क्या है? सी। सवाई माधोपुर और टोंक में नागरचौल बोली का सर्वाधिक प्रचलन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बोली और मुख्य क्षेत्र से लिया हुआ है। जगरोती बोली करौली में बोली जाती है, धावड़ी बोली उदयपुर में, निमाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान में और मालवी बोली बूंदी और भीलवाड़ा में साथियों। तो क्या आंसर होने वाला है बताइए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो आप बताइए क्या आंसर होगा। तो साथियों मालवी बोली है ना, जो कि बूंदी और भीलवाड़ा में ना बोली जाकर कोटा के कुछ क्षेत्र में, झालावाड़ में और प्रतापगढ़ में बोली जाती है साथियों। कहाँ पर? कोटा के कुछ क्षेत्र में, झालावाड़ में और प्रतापगढ़ क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, क्या आंसर होगा? बिल्कुल, तो इसका आंसर होने वाला है पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। क्या होगा? पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। बिल्कुल साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना आज का अगला प्रश्न, मेरी मातृभूमि में कितनी ही कमियां क्यों ना हो। क्या कथन है साथियों? मेरी मातृभूमि में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, मेरी मातृभूमि में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह माँ की छाती से वह मुझे जीवन प्रदान करने वाला दूध दे सकती है। यह कथन किसका है? बताइए साथियों, यह कथन किसका है? क्या महात्मा गांधी का है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या केसरी सिंह बारट का है साथियों? बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है? जी साथियों, बताइए क्या आंसर होगा? तो साथियों, इसका आंसर होने वाला है डी, केसरी सिंह बारट द्वारा यह कथन कहा गया है। बिल्कुल, केसरी सिंह द्वारा यह कथन कहा गया है। डी आंसर अपना होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रा पंजाब रे पंजाब रे अबहो फज्जालिका को भटिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी बोली रो असर है साथियों? क्या प्रश्न है? पंजाब रे अबोहर फज्जालिका को भटिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी बोली रो असर है साथियों? बताइए, क्या आंसर होने वाला है? क्या बीकानेर है, शेखावटी है, मेवाती क्षेत्र है, या बांगड़ी क्षेत्र है? क्या है साथियों? बांगड़ी। तो इसका आंसर होने वाला है साथियों, क्या बताइए, इसका क्षेत्र होने वाला है वागड़ी बोली साथी। क्या? वागड़ी बोली, जो कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की तरफ बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा साथियों। बिल्कुल, डी आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बोली जिसमें भक्ति, संत सैजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं लिखी हुई है। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। वह बोली जिसमें भक्त, संत सैजोबाई और दयाबाई की रचनाएं लिखी हुई है। क्या गोडवाड़ी बोली में, देवड़ावाटी बोली में, चौरासी बोली में, या मेवाती बोली में साथियों? अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है मेवाती बोली साथियों। क्या होने वाला है? सैजोबाई और दयाबाई की रचनाएं मेवाती बोली में लिखी हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बोली और चैत्र से है साथियों। क्या है? बोली और चैत्र से प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देवड़ावाटी सिरोही में, डाडी बाड़मेर में, थली बीकानेरी, चूरू और फलोदी में, और मेवाती दक्षिणी राजस्थान में साथियों। तो आपको सीधा सीधा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा साथियों कि यह प्रश्न में मेवाती, अलवर और भरतपुर पूर्वी राजस्थान की तरफ बोली जाती है, ना कि दक्षिणी राजस्थान की तरफ। बिल्कुल, अच्छा प्रश्न था। बहुत सारे प्रश्न बड़े होते हैं साथियों, तो उनकी बोलियों से वह प्रश्न सिंपल लग जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना 39वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक गोविंद की नहीं है? क्या साथियों? निम्न में से कौन सी पुस्तक गोविंद की नहीं है? क्या द्वार दीपिका है, कलानिधि है, उद्धार धारणी है, या रूप मंडन है? बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। बताइए, क्या आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होगा रूप मंडन साथियों। क्या होगा? रूप मंडन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना 40वें नंबर का प्रश्न है साथियों। कितना नंबर का? 40वें नंबर का, कि निम्न में से यह कथन किस राजस्थानी कवि ने कहा था? राजस्थान में कोई भी छोटा सा राज्य ऐसा नहीं जहाँ थर्मोपल्ली जैसे रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहाँ कोई लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। साथियों, लियोनिडास नामक एक क्रांतिकारी हुआ था जो कि अदर देश में था साथियों।
तो साथियों बताइए ये कथन किस महाशय ने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था, या कर्नल जेम्स टोन ने कहा था, कवि राजा श्यामल दास ने कहा था, या पंडित भाऊभट्ट ने कहा था? बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है कर्नल जेम्स टोन साथियों। क्या होगा? कर्नल जेम्स टोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलान देने आपनी हलरिया हुलराय पुत सिकावे पालनैन मरण मराए माए। सूर्यमल मिश्रण जी द्वारा लिखी हुई पंक्तियां साथियों, यह पंक्तियां अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि अपने शरीर को झकझोर कर रख देती है साथियों। क्या कहा गया है कि इलान देने आपनी हलरिया हुलराय पुत सिकावे पालने मरण बढ़ाए माए। इसका अर्थ यह है कि एक माँ अपने पुत्र को संबोधन करते हुए कह रही है कि पुत्र, चाहे अपनी मातृभूमि के लिए अपना सिर ही क्यों ना कटा दिया जाए, पर अपनी मातृभूमि को किसी को नहीं देना। यह अपने पुत्र को एक संबोधन के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसमें क्या अपना उत्तर होने वाला है साथियों? बताइए। क्या वीर सत्सई में लिखा हुआ है ये लाइनें, या राम रंजाट, वंश भास्कर, या बलवंत विलास? बताइए क्या आंसर होगा साथियों। इसका वीर सत्सई में लिखी हुई ये पंक्तियां कि इलान देने आपनी हाल रिया हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। बिल्कुल साथियों, अच्छी सी पंक्तियां है। जब भी मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तो मेरा जीवन झकझोर कर रख देती है ये पंक्तियां। अच्छी पंक्तियां हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 42वें नंबर का प्रश्न। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगड़िया किसे संबोधित किया था? क्या बात है, अच्छा प्रश्न है। जब राजा फतेह सिंह जी इंग्लैंड दरबार में जा रहे थे, तब केसरी सिंह द्वारा चेतावनी राज चुंगड़िया लिखा गया था साथियों। तो यह इसका आंसर फतेह सिंह जी होगा। क्या होगा? फतेह सिंह जी, बिल्कुल डी आंसर। तो इसका आंसर डी होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किसे राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है? क्या बात है, अच्छा प्रश्न है। अभी एग्जाम में आया हुआ है और ट्रेंड बदल रहा है, तो इसकी लैंग्वेज भी बदल रही है। क्या पूछा है? राज्य कवि का दर्जा सूर्यमल मिश्रण है, विजयदान देथा, पृथ्वीराज राठौड़, या कन्हैयालाल सेठिया? अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका आंसर होने वाला है सूर्यमल मिश्रण। क्या होने वाला है? सूर्यमल मिश्रण। आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न साथियों। कौन सा? सेकंड लास्ट। निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया जी द्वारा नहीं रची हुई है? या पीतल पाथल, धरती दोरारी, लीलटान, या दुविधा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर दुविधा होगा साथियों, जो कि विजयदान जी देथा द्वारा यह लिखी गई है। और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है साथियों, जो कि अमोल पारिकर द्वारा ये इस पर फिल्म बनाई हुई है। किस पर? दुविधा नामक कहानी पर। जी। आज का अपना लास्ट सवाल साथियों। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? क्या पिंगल कहा जाता है, डिंगल, शोरसेनी, या वागड़ी? बताइए साथियों क्या उत्तर होने वाला है। तो इसको डिंगल के नाम से संबोधित किया जाता है। किस नाम से साथियों? डिंगल के नाम से, बिल्कुल। तो अपना आज का बी आंसर होने वाला है 45 प्रश्न का साथियों। तो आप सभी एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको प्रश्नों की लैंग्वेज कैसी लगी है। मैं आपके लिए फिर से अगली एक क्लास फिर लेकर आऊँगा, जो कि मॉडल पेपर 2 रहेगा साथियों, पशु परिचर के लिए। आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहूँगा, और आप भी इसी तरह प्यार देते रहिएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू फॉर ऑल गाइज। आप सभी का धन्यवाद। तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम चलें, और अगली फिर से आपके लिए अच्छे सा कंटेंट के साथ हम आएंगे आपके सामने फिर से। धन्यवाद साथियों।